Good afternoon to all of you. In today's session, we will continue with our topic. आज हम आईजीपी के सेक्शन से बेसिकली अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम पेपर टू सेक्शन ए। तो बेसिकली इसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे further topics. Wait a minute. We'll start with the topic shortly. Good afternoon, Muskan. So topic is political parties and pressure groups में and electoral behavior. ठीक है, तो पार्टी सिस्टम तो वैसे भी हम कवर कर ही लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले मैं आज कवर करना चाहती हूँ, विच इज जुडिशरी। जुडिशरी, अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पीएसआई पर्सपेक्टिव से ही रहेगा। साथ ही साथ हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कोर्स आने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कोर्स जनवरी में शुरू होगा। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर करना शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड उसमें हम बेसिक्स से शुरू करेंगे पॉलिटी। अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल साइंस में आपको जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जुडिशरी से, एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि जुडिशरी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म में कि डिफाइन कीजिए व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म और व्हाट आर द कॉजेज, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में बढ़ता जा रहा है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं आने के बाद। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप अच्छे से इवेलुएट कीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि देखिए इसमें प्रताप भानु मेहता का व्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी में। तो प्रताप भानु मेहता के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता, जुडिशरी एक पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन। तो पैराडॉक्सिकल कैसे है प्रताप भानु मेहता के अकॉर्डिंग, वो कवर करेंगे। एट द सेम टाइम आज के टाइम पे पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है जुडिशरी का, पॉलिटिसाइजेशन, तो थोड़ा सा पॉलिटिसाइजेशन पे कवर करेंगे एंड किस तरीके से पॉलिटिक्स में जुडिशियलाइजेशन हो रहा है और जुडिशरी में पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, यानी किस तरीके से जुडिशरी में पॉलिटिक्स इंटरफेयर कर रहा है एंड पॉलिटिक्स में जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है। तो इंडिया का क्या केस है? इज इंडिया अ केस ऑफ जुडिशियल सॉवरेनिटी और जुडिशियल डेमोक्रेसी? या तो सॉवरेनिटी है या डेमोक्रेसी है, मतलब क्या चीज इंडिया के अंडर प्रेवलेंट है, वो चीज हमको जाननी जरूरी है। तो जुडिशरी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हर साल पेपर 1 सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या फिर दो क्वेश्चन आपको जुडिशरी पे आसानी से मिल जाएंगे। इनफैक्ट पेपर नंबर 2 जो आपका है जनरल स्टडीज का, इसमें भी जुडिशरी आपसे पूछा जा सकता है। तो जुडिशरी हम कवर करना शुरू करेंगे। या पूछा जा सकता है रिफॉर्म्स के बारे में, जुडिशरी के रिफॉर्म्स। तो जितने एरियाज मैंने अभी हाईलाइट कराए हैं, जब भी आप जुडिशरी पढ़ेंगे इन सभी एरियाज में कवर करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म,
judicial, review, judicial activism and judicial overreach का difference, प्रताप भानु मेहता का क्या कहना है रिगार्डिंग जुडिशरी, पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट आप डिस्कस करेंगे क्या रोल प्ले करती है, एंड रिफॉर्म्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे एक इसमें थिंकर आ जाएंगे। थिंकर में हम लॉर्ड ब्राइस की एक डेफिनेशन डाल सकते हैं रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं देयर इज नो बेटर टेस्ट, देयर इज नो बेटर टेस्ट of the excellence of the government, excellence of the government than the functioning of, than the functioning of its judicial system, its judicial system। ये स्टेटमेंट है इनकी। इनका कहना है कि अगर आपको एक सरकार कैसे काम कर रही है उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप जुडिशरी वहां की कैसे फंक्शन कर रही है उस पर अगर आप ध्यान दें। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में ये बताने की साफ साफ कोशिश की जा रही है कि एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम के लिए, फॉर एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम अगर होगा किसी देश में तो उस देश में गुड गवर्नेंस प्रिवेल करेगी। यानी सिंपल सी बात है, वहां पर जो सरकार का काम रहेगा, आपको पता है गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार के काम पे ही पूरी डेवलपमेंट बेस्ड होती है किसी भी नेशन की। तो हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस अगर हमको चाहिए तो उसके लिए एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम होना जरूरी है। तो जुडिशियल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी उससे रिफ्लेक्ट करेगी अगर वहाँ का जुडिशियल सिस्टम हेल्दी रहेगा तो इस कॉन्टेक्स्ट में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी ये स्टेटमेंट लिखी थी। एंड इस स्टेटमेंट के थ्रू ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, जुडिशरी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक कंट्री की डायरेक्ट कोरिलेशन है। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, there is a direct correlation between judiciary and economic growth. In fact, judiciary का रोल क्या है? Let us talk about that. What is the role of judiciary? क्या रोल है जुडिशरी का? देखिए, इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो कि इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी टायरनी में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि इंडिया में है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपनी सरकार बनाएंगे। आपको पता है कि मेजॉरिटी अगर लोग सरकार बनाते हैं तो हो सकता है कि ये टायरनी बन जाए, ये माइनॉरिटी सेक्शन को दबा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि टायरनी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए जुडिशरी को पावर दी गई है। जुडिशरी को किस चीज की पावर दी गई है? जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ये इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता रहे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को ये इंश्योर करती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। ये रोल है जुडिशरी का। अब आज के टाइम पे अगर जुडिशरी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप नेचर देखें तो
इसमें आते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि एक बार अगर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जैसे इंडिया में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जब ओवर हुआ 1947 में, हम पहले डिमांड कर रहे थे कि हम खुद को गवर्न कर पाए, वी वर डिमांडिंग फॉर सच थिंग्स, राइट। तो उसमें हम देखेंगे कि वंस द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन वाज ओवर इन 1947, तब उसके बाद इंडिया में सेकेंड रेवोल्यूशन शुरू हुई। एक बार पॉलिटिकल रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो सेकेंड रेवोल्यूशन शुरू हुई। तो सेकेंड रेवोल्यूशन, और ये सेकेंड रेवोल्यूशन थी सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। दिस वाज द सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। तो ग्रैंडवेल ऑस्टिन का ये मानना है जुडिशरी के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड हम देखते हैं प्रताप भानु मेहता इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहरू के व्यूज हम देख लेते हैं थोड़ा जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, जो भी क्वेश्चन आता है जुडिशरी पे, आप चाहें तो इनमें से एक आधा व्यूज अपना आंसर में मेंशन कर सकते हैं जुडिशरी के। जैसे कि इसमें प्रताप भानु मेहता के बारे में अगर आपको लिखना हो कि प्रताप भानु मेहता के अकॉर्डिंग क्या है, तो यू कैन राइट कि प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है। इट्स अ रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसे बनाया गया है जिसकी वजह से हमारे पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उससे ये ट्रांसफॉर्म करेगा मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो जो इंडियन रेवोल्यूशन थी, ये इट इज सपोज टू बी लेड बाय द स्टेट, लेड बाय द स्टेट। ठीक है, ये काफी सारे व्यूज हैं रिगार्डिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट और जुडिशरी के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी एंटिटी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम देखते हैं प्रताप भानु मेहता भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या था। ऐसे ही अब अगर जुडिशरी के बारे में अगर आपको लिखना हो, प्रताप भानु मेहता को तो हम खैर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ जुडिशरी दैट वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जितने भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी को सपोर्ट करता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी क्रिएट की गई है वर्ल्ड में। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक फियर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में काफी पावर्स हैं, उनको अभी हम कवर करेंगे। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी है इंडिया की इन दी वर्ल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अगर पंडित नेहरू का व्यू डालना हो कि इनके अकॉर्डिंग जुडिशरी क्या थी, तो पंडित नेहरू का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एनविसाज द पैसिव जुडिशरी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पैसिव जुडिशरी की बात नहीं की गई है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम, जुडिशरी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। जुडिशरी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है इंडिया के सोशल रेवोल्यूशन में। मतलब अगर इंडिया की सोसाइटी में चेंज लेकर के आना है तो जुडिशरी उसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाती है। ये कहना है पंडित नेहरू का। तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे ये सजेस्ट किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पैसिव जुडिशरी नहीं है जबकि एक्टिव जुडिशरी है। देखिए, पैसिव कैसे नहीं है? पैसिव का मतलब होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ना प्ले करना। तो पैसिव, इट इज नॉट अ पैसिव जुडिशरी। ये हमको काफी आर्टिकल से पता चलता है, जिसमें दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है आर्टिकल नंबर 36 और एक है आर्टिकल नंबर 141।
तो ये दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं जुडिशरी के हिसाब से। जैसे पहले आर्टिकल नंबर 36 देखते हैं। आर्टिकल 36 में मेंशन किया गया है कि जुडिशरी ऑल्सो कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें जुडिशरी भी आती है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी इंडिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है और एक्टिव है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जुडिशरी भी कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती है अगर उसको कुछ जो डायरेक्टिव दिए गए हैं उनको अचीव करवाना है। डायरेक्टिव्स टीपीएसपी में दिए गए हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे गोल्स दिए गए हैं, आपको पता ही होगा। आपको आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि पहला आपका टास्क होना चाहिए आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 51A तक के सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यू शुड नो दैट। ठीक है, कोई भी स्टोरी बना करके क्या इस तरीके से याद रख सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 to 51A। तो जुडिशरी इनको फुलफिल करने के लिए कोई भी डायरेक्टिव्स को इशू, इसके अचीवमेंट के लिए जुडिशरी भी कोई मेजर ले सकती है, कोई डिसीजन ले सकती है, स्टार्ट कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 36 में ऑलरेडी बताया गया है, क्योंकि डेफिनेशन में स्टेट की जुडिशरी भी आती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 141। इसमें भी हमको पता चलेगा कि जुडिशरी एक एक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 141 में भी यही बोला गया है कि एज पर दिस आर्टिकल द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी, इट शैल बी बाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बाइंडिंग होगी। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ डिक्लेयर किया तो वो बाइंडिंग होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है जुडिशरी को कि वो लॉ डिक्लेयर कर सकती है कोई भी। ये जो प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इम्प्लाई करता है कि जब तक लेजिस्लेचर मान लीजिए कोई लॉ नहीं बना रहा उस मैटर पे, तब तक सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे लॉ बना करके डिक्लेयर करके उसको फॉलो करवा सकती है, और सभी को वो फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं आप, तो ये लिख सकते हैं कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं लेकर के आएगा, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेसेस, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस में, अगर आपको नहीं पता है इस बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 90s में एक गाइडलाइन जारी की थी, विशाखा गाइडलाइंस, उन महिलाओं के लिए जो जहां पर काम करती हैं, अगर वहां पर उनका कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी जब तक कि पार्लियामेंट इस पे कोई लॉ नहीं बनाती। तब तक विशाखा गाइडलाइंस को ही लॉ माना जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कितना एक्टिव रोल प्ले कर रही है जुडिशरी। ये पूरा समझ में आया? एनी डाउट? यस, एनी डाउट इन दिस? ये सभी व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने जैसे लॉर्ड ब्राइस का व्यू देखा जुडिशरी में, वी हैव नाउ डिस्कस दिस, ग्रैनवेल ऑक्सटन हो गए, प्रताप भानु मेहता हो गया। एनी डाउट? यस मुस्कान, एनी डाउट? ओके, ये चीजें आपने कवर की है मुस्कान? ये सभी व्यूज इस तरीके से एनालाइज किया है आपने कभी जुडिशरी को? पहले आप पॉलिटिक्स तो पढ़ चुकी हैं, आई थिंक आपने पॉलिटिक्स कवर की हुई है। नहीं की है, नो इश्यूज। चलिए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ जुडिशरी।
in the Constitution of India. नेचर ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं क्लास में अब हाईलाइट करा रही हूँ। ये सभी आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। तो इसमें जुडिशरी का नेचर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में इसमें आपको एक तो आर्टिकल नंबर 129 याद रखना है, आर्टिकल नंबर 137 याद रखना है। 137 रिव्यू पिटिशन से रिलेटेड है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इन सब आर्टिकल्स में है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारे इंडिया में आप देखोगे अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। ठीक है, इंडियन जुडिशरी आर्टिकल नंबर 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जाता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब एक ऐसी कोर्ट है जिसमें जो भी जजमेंट्स आएंगे सब रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, इनकी जो जजमेंट्स रहेंगी वो एज अ रिकॉर्ड काम करेंगी। फ्यूचर में आप उनको यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में आप उनसे सम लाइक आप वहां से थोड़ा लिंकेज भी कर सकते हैं। तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जितने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगी उनको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लॉ माना जाएगा। सभी कोर्ट्स में वो बाइंडिंग होंगे, लॉज माना जाएगा। एंड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है टू पनिश समवन। कोई भी अगर कोर्ट की यू नो मान लीजिए जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें अगर कोई डिफिकल्टी अगर आती है, किसी की वजह से डिले होता है मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट पनिश भी कर सकती है। यानी तौहीन नहीं करनी है, इसके ऑर्डर की फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट दी जाएगी फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ये आर्टिकल नंबर 129 में बताया गया है। फिर बात की जाती है आर्टिकल नंबर 137 की। इसमें बोला गया है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है अपने ही खुद के ऑर्डर को। जैसे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करके उसको रिवाइज किया, उसको चेंज किया। देर इज नो अदर अथॉरिटी और कोर्ट ओवर सुप्रीम कोर्ट, और कोई नहीं कर सकती। देर इज नो अदर अथॉरिटी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल नंबर 142। आर्टिकल नंबर 142 में ये चीज हाईलाइट की गई है कि अगर कोई भी मैटर मान लीजिए पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो इट कैन इशू एनी ऑर्डर। कोई भी मैटर अगर पेंडिंग है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री इशू कर सकती है ताकि उस मैटर को कंप्लीट किया जाए, कंप्लीट जस्टिस उस मैटर पे लाया जाए। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जो दो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, तीन ब्रांचेस हैं देखिए वैसे तो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो अगर कोई मैटर पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को कि इस पे कंप्लीट जस्टिस लाया जाए, कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 144। आर्टिकल नंबर 144 में बोला जाता है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सिविल अथॉरिटीज हो या फिर जुडिशियल अथॉरिटीज हो, एक टाइप का ऑर्डर ही होता है, ऑर्डर इशू करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम, एक टाइप का ऑर्डर ही इशू करते हैं हम। ठीक है, उसी को इसको बोला जाता है। लाइक इन यू नो
टेक्निकल अगर उसमें बात करें तो डिक्री इज नथिंग बट ऑफिशियल ऑर्डर, जिसके एज अ लॉ, बेसिकली एक कमांड हो गई, कमांड बोल दिया। तो रूल ऑफ लॉ यूजुअली विच इज इश्यूड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, दैट इज डिक्री। ठीक है, ऑर्डर ही बोलेंगे इसको, ऑर्डर बोल देते हैं या डिक्री बोल देते हैं इसको, टेक्निकल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में बोल देते हैं डिक्री। ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब ऑर्डर या कमांड ही होता है मुस्कान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 144 में बोला गया है कि सभी अथॉरिटीज, चाहे सिविल अथॉरिटीज हो या जुडिशियल अथॉरिटीज हो, जो इंडिया के अंडर में प्रेजेंट है, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही, जो उसकी बनाई हुई गाइडलाइंस है उनके अंदर में ही एक्ट करना होगा। ठीक है, दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, 129, 137, 142 एंड 144, चार आर्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में। जुरिस्डिक्शन के बारे में देखिए, सबसे पहली चीज तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इट्स अ फेडरल कोर्ट। इट्स अ फेडरल कोर्ट, आर्टिकल नंबर 131 में ये चीज मेंशन की गई है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जुरिस्डिक्शन में इनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी आती है। एडवाइजरी पावर्स होती हैं इसमें, जैसे आर्टिकल नंबर, बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर आती है, यानी इट इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन द ट्रीटीज एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनको एडवाइस देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट पूछे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पे एडवाइस मांगते हैं अगर, तो उस पे इनको एडवाइस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इसके बाद जुरिस्डिक्शन में इनकी रिट जुरिस्डिक्शन आती है। अभी ये सब मैं पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ एनालिटिकल एंगल पे ध्यान दे रही हूँ। बाकी सब जो चीजें हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या क्या होता है, ये सभी हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें फिनिश होगा। तो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए ये ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी आती है इनकी। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो नीचे से जो छोटी कोर्ट्स हैं, वो अब वहां पर अगर कोई केस मान लीजिए हुआ एंड समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो सेम चीज आप पिटिशन अपनी फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। एंड इससे एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन कि हर कोई अपील ना करे, ये रिस्ट्रिक्टेड रहे, स्पेशल केसेस में ही अपील यहाँ पर हो। क्योंकि अगर हर केस में, मान लीजिए कि कोई छोटा सा प्रॉपर्टी का केस था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, वहां पर उनको सही नहीं लगा उसकी जजमेंट से, तो वो ये अब उसके बाद ये फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसका डिसीजन आया, लेकिन उसमें भी उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनलेस कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो जिसपे सुप्रीम कोर्ट को लगता हो कि इस पे इनको करना चाहिए। या मान लीजिए कि कोई स्पेशल केस हो गया, कोई पॉलिटिशियन है उससे रिलेटेड हो गया, कोई बहुत स्पेशल केस हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को एंटरटेन करेगी, अदरवाइज यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जुरिस्डिक्शन रहेगा अपील के केस में सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ओवर बर्डन नहीं करना है इसको, ऑलरेडी इसके पास में बहुत काम होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी काम करना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, क्रिमिनल एंड सिविल मैटर में, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स में एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है। इसके अलावा एक स्पेशल लीव पिटिशन होती है, स्पेशल लीव पिटिशन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट परमिशन ग्रांट करती है कि आप पिटिशन, कोई भी अगर फाइल करते हो अपनी स्पेशल लीव पिटिशन, कि इस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वी कैन टेक दिस केस लाइक दैट। ठीक है, who will decide matter is that important or not? It is supreme court that will decide, Muskan.
बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, सो इट इज अप टू दैट। ठीक है। तो मान लीजिए कि यू नो एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने किसी इंसान को डेथ सेंटेंस दी है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, या 10 साल के लिए उसको, 10 या 15 साल के लिए उसको जेल की सजा दी है। तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, अगर डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने दे दी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये बहुत ही रेयर केस होता है कि हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है। ज्यादातर जो केसेस होते हैं 6-7 साल 8 साल की सजा ऐसे होती है। जो केसेस है जहां पर 10 साल की सजा है या उससे ज्यादा है, उसमें अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो इसमें ये जुरिस्डिक्शंस हो गई। इसके बाद बारी आती है इंडिपेंडेंस की। हम बोलते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो लेट अस टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सबसे पहले इंडिपेंडेंस किस चीज से पता चलता है कि कैसे इन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दीज जजेस। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए, वैसे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अपॉइंट इनको जब भी किया जाएगा उसके बाद इनका रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है। रिमूवल का प्रोसेस आपको पता ही होगा। इसमें लक्ष्मीकांत में ये प्रोसेस पूरा दिया गया है। बाकी जब हम पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि क्या होता है रिमूवल में। सेकेंड थिंग, इंडिपेंडेंस के लिए सैलरीज एंड अलाउंस पे हम देखेंगे कि ये प्रोविजन डाला गया है कि पार्लियामेंट में इनके जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं इनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। और इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं, एक तो इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनकी कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हो आप पार्लियामेंट में। दूसरा, इनका जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी पैसा खर्च होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो इंडिया में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रोल को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं उपेंद्र बख्शी। एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है हमारे लिए उपेंद्र बख्शी। उपेंद्र बख्शी का कहना है, ये अप्रिशिएट करते हैं, ये अप्रिशिएट्स सुप्रीम कोर्ट, द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही इंडिया में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। एंड उपेंद्र बख्शी मानते हैं यू नो कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कीमोथेरेपी कर रही है। He believes that Supreme Court is doing chemotherapy of the carcinogenic Indian politics। कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कैंसर कॉजिंग। कैंसर कॉजिंग मतलब जैसे कैंसर फैल जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, डेडली डिजीज है, फेटल है, राइट। वैसे ही इसमें बोला जाता है कि जैसे कीमोथेरेपी कैंसर में हेल्प करती है। जो भी ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डैमेज्ड होते हैं, जो ऐसे डैमेज को बढ़ाते हैं, उनको, उन सेल्स को बेसिकली मार देती है। ठीक है, कीमोथेरेपी। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही काम करता है इंडियन पॉलिटिक्स में। जो भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपने जो, क्योंकि इसके पास में भी पावर है, ठीक है, दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर लॉ। ये रिव्यू के थ्रू, एक्टिविज्म के थ्रू, दे कैन गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव एलिमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो उसके रिलेटेड बस एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज में उपेंद्र बख्शी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। आप उपेंद्र बख्शी को कोट कर सकते हैं जुडिशरी का कोई क्वेश्चन आता है तो इनका मानना है कि जुडिशरी हैज इंश्योर्ड, सुप्रीम कोर्ट की ही वजह से आज हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज लोगों के पास में राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथन्ड द राइट्स ऑफ पीपल इन इंडिया, ये कहना है। इसके अलावा उपेंद्र बख्शी कहते हैं कि इस रीजन की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर रही है, इसी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुडे हैज बिकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन बन चुका है आज ये, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइट्स मिले हैं, लोगों के लिए फाइट करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वे भी यही शो करते हैं कि मोस्ट फेवरेट इंस्टीट्यूशन जो इंडियंस का है वो है जुडिशियरी। ये काफी सर्वेस में भी बताया जाता है कि अगर उनके साथ में कोई भी एक चीज गलत होती है तो लोग जुडिशियरी के पास में जाते हैं। ठीक है, दे फाइल द केस एंड सच थिंग्स। तो ये तो उपेंद्र बख्शी का कहना है, ये आप पॉजिटिव में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप प्रताप भानु मेहता को भी कोट कर सकते हो। प्रताप भानु मेहता एक इम्पॉर्टेंट नेम है, प्रताप भानु मेहता। प्रताप भानु मेहता का कहना है, he actually talks about post democracy। पोस्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि इट मींस द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पावर्स ऑफ टुडे नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास में पावर आ गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इलेक्टेड नहीं होते जो जजेस होते हैं, तो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन हो गया। या कैग हो गया, कैग में भी नॉन इलेक्टेड होते हैं। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब बेसिकली ये अपॉइंटेड होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो प्रताप भानु मेहता पोस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। ऐसे स्कॉलर्स हैं प्रताप भानु मेहता जैसे, जो कि क्रिटिकल व्यू लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फेवर में बात ना करके क्रिटिकल व्यू लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कि प्रताप भानु मेहता ने अपना एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहे तो इस आर्टिकल का नाम याद रख सकते हैं, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। आर्टिकल का नाम है प्रताप भानु मेहता का, इंडियन इंडियाज जुडिशरी, द प्रॉमिस ऑफ अनसर्टेनिटी, द प्रॉमिस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आर्टिकल है, इसमें प्रताप भानु मेहता क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि जुडिशरी एक सेल्फ परपेचुएटिंग पैराडॉक्सिकल एंड हाईली पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। मतलब इनका मानना है कि पैराडॉक्सिकल है काफी, और बहुत ही ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये तो प्रताप भानु मेहता के बारे में। अभी प्रताप भानु मेहता का ही व्यू हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें एक और स्कॉलर है, लावण्य राजमणि। लावण्य राजमणि का क्या कहना है? लावण्य राजमणि भी क्रिटिकल है जुडिशरी को लेकर के, मतलब फेवर में बात नहीं करती हैं, क्रिटिकल है। ये सजेस्ट करती हैं कि जुडिशरी इन इंडिया प्रेफर्स टू प्ले द रोल ऑफ फॉर विच इट इज इल इक्विप्ड। मतलब जुडिशरी इंडिया में उस रोल को परफॉर्म करती है जो कि जिस उस रोल को परफॉर्म करने के लिए इतनी इक्विप्ड नहीं है। ठीक है, और उस रोल को नेग्लेक्ट करती है जुडिशरी जिस रोल के लिए उसको लाया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं लॉ मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसमें जुडिशरी ज्यादातर इंटरफेयर करती है।
और जो जुडिशरी को करना चाहिए, जो जितने केसेस पेंडिंग है या ये सब चीजें, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, नेग्लेक्ट है, वहां पर नेग्लेक्ट है। तो इवन लावण्य राजमणि प्रताप भानु मेहता की तरह फेवर में बात नहीं करेंगी। शी इज नॉट इन फेवर। इनफैक्ट प्रताप भानु मेहता ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है प्रताप भानु मेहता का, लेट मी राइट द नेम। बुक है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये बुक प्रताप भानु मेहता ने देवेश कपूर के साथ में मिलकर लिखी थी। देवेश कपूर एंड प्रताप भानु मेहता की, दोनों की ये बुक है, ठीक है। बेसिकली को ऑथर किया था इसमें। इस बुक में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में प्रताप भानु मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी एनालिसिस लिखा है, असेसमेंट दिया है अपना। तो इसमें बताया गया है सबसे पहली चीज तो कि सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। इंडिया की जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सस्टेन करने का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसी की वजह से आज लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अभी भी सस्टेन कर रहे हैं इंडिया में। एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ भी अपहोल्ड किया है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशियल बॉडी, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इट्स वी सी दैट सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज में प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है, लेकिन इट इज ओवर शैडोड बाई अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड बाई आयरनी आयरनी एंड कंट्रोवर्सीज। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इट हैज बिन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव भी है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लमैटिक रोल भी है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। जैसे बेसिकली ये एनालाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रोल को, और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बेसिक लिबर्टीज को अपहोल्ड करने का। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली अपहेल्ड द बेसिक लिबर्टीज, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट लॉज रिलेटेड टू दी अ लॉट ऑफ लॉज आर देयर जो सरकार ने बनाए हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। सरकार ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं डिटेंशन पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। गवर्नमेंट जो सरकार एक्शन लेती है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ नहीं कर पाया है। उसके रिगार्डिंग जो रोल सुप्रीम कोर्ट ने प्ले किया है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को करती है प्रमोट, इसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लीवे दिया है गवर्नमेंट को, यानी एक ऐसा रास्ता छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास में, जिसके चलते प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉज अभी भी ऐसे डार्कोनियन लॉज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट वी सी इज कि जैसे कि यू नो ऐसी कुछ बुक्स भी इंडिया में बैन की गई हैं, जस्ट टू अपीज ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। सरकार ने मान लीजिए ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस की अपील पे कुछ ऐसे बुक्स बैन की हुई है, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करती है। तो बुक्स और लिटरेचर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। एक तो इस चीज को हाईलाइट करते हैं, तो आप एक प्रिवेंटिव डिटेंशन को हाईलाइट कर सकते हो, एक ये बुक बैनिंग को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इन एरियाज में रोल सैटिस्फैक्टरी नहीं है।
इनफैक्ट जुडिशियल पावर्स को अपनी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटिशन यू नो का यूज करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा ओवर रीच कर लिया है। ओवर रीच कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जिन चीजों पे रहना चाहिए, जिन चीजों पे काम करना चाहिए, जहां पर रोल इंपॉर्टेंट प्ले करना चाहिए, उसको छोड़ करके वी सी दैट सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे केसेस हैं उनको अपने हाथ में लेती है, ठीक है, और उन पे इंटरफेयर करती रहती है उन मैटर्स में। तो दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा प्रताप भानु मेहता का कहना है। इनफैक्ट सब्सटैंटिव जस्टिस के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो राइट टू हेल्थ एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, ये सभी अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन प्रताप भानु मेहता का कहना है कि जुडिशरी का जो मेन मकसद है, ठीक है, जुडिशरी का जो मेन मकसद है वो है रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करना, कि रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया जा सके हमारी कंट्री में, क्योंकि जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर जुडिशरी हैज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हो गई केशव नंदा भारती केस में, तो वो सब हम देखते हैं कि है ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस। लेकिन इन दिस प्रोसेस जुडिशरी इटसेल्फ हैज गॉन बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने अपने हाथों में पावर ली है विच हैज नॉट बीन गिवन टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मैटर्स में करने की। तो इनका मानना है, प्रताप भानु मेहता का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, इसमें चेंज आता रहता है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, अमेंडमेंट्स के थ्रू ये इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम चीजें ऐड अप करते रहते हैं काफी डिलिबरेशंस के बाद। लेकिन जुडिशरी इसमें कहीं ना कहीं जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए लॉज लाने की बात कर रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबरीमाला का केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अपने हाथों में जुडिशरी रहती है। लेकिन ये तो राइट्स वाली बात हो गई अल्टीमेटली। सो व्हाट वी सी इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जहां पर बात की जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। जुडिशरी क्या करती है? Judiciary is playing such a role where it is acquiring the power which is not given by the constitution to the judiciary. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रोसेस डेलिबरेशन से आता है, इन सभी चीजों से आता है। जुडिशरी का जो रोल है वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है। सो व्हाट वी सी इज जुडिशरी इन इंडिया डज नॉट वर्क ऑन एनी overarching principle. There is an uncertainty in Indian judicial system. बहुत सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि जो भी इंडिविजुअल जजेस होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं क्योंकि ड्यू प्रोसेस आज के टाइम पे फॉलो किया जाता है। तो एज पर दी द जजेस, उनको जो ठीक लगता है, जैसे हम देखते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी लॉ पे भी यही हुआ था। एक बार इन्होंने उसको डीक्रिमिनलाइज किया, फिर दोबारा से क्रिमिनलाइज किया, उसके बाद फिर से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो काफी अनप्रिडिक्टेबल नेचर है जुडिशरी का, अनप्रिडिक्टेबल है। आज के टाइम पे किसी चीज को अगर जुडिशरी सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए, तो उसको अगर सपोर्ट कर रही है तो उसके बेसिस पे कोई लॉ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कल को जुडिशरी का डिफरेंट स्टैंड पॉइंट हो सकता है, डिफरेंट जज अगर उसको हेड करेगा तो डिफरेंट जज का डिफरेंट स्टैंड पॉइंट होगा। अगर डिफरेंट जज का डिफरेंट स्टैंड पॉइंट होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, दोबारा से चेंजेस आएंगे। तो प्रताप भानु मेहता इसीलिए इस बारे में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है एंड पॉलिटिक्स में जुडिशियलाइजेशन हो रहा है। जुडिशरी आज के टाइम पे इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, खुद भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। तो जितनी भी जजमेंट्स आती हैं जुडिशरी की, दे आर वेरी डेलिकेट, दे आर वेरी डेलिकेट, पॉलिटिकल बैलेंसेस आर देयर। तो हम देखते हैं कि जजेस ये अटेम्प्ट करते हैं कि
कैसे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो भी कंपीटिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, उसके साथ में बैलेंस क्रिएट किया जा सके। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बहुत सारी ऐसी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की दैट आर नॉट बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल्स। लीगैलिटी पे नहीं आई है वो जजमेंट। वो जजमेंट्स आई है पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट पे। जैसे कि आप इसमें अयोध्या वाला जो ये बाबरी मस्जिद वाला है, इसमें भी ला सकते हो, राइट। ये वाला मैटर भी लाया जा सकता है यहाँ पर, अयोध्या वाला इसके अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट। आज के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट है, तो पार्टी कितना चाहती है एक चीज को इम्प्लीमेंट करना, उस पर एक्शन लेना, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर के आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जुडिशरी ने लेकिन अपनी जो पोजीशन है कंपैरेटिवली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के मुकाबले काफी स्ट्रेंथन कर ली है अब। जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट कार्ड्स भी प्ले करती है अपने, बहुत स्मार्टली, बाकी दूसरी ब्रांचेस से, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव से। और प्रताप भानु मेहता का कहना है कि जुडिशियल पावर इंडिया में, यू नो, इट क्रिएट इटसेल्फ, जुडिशरी क्रिएट इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। जुडिशरी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर चुकी है रिसेंट ईयर्स में, एट द कॉस्ट ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जुडिशरी ने अपनी इमेज को इस तरीके से स्ट्रेंथन किया है जिसके चलते इसकी पावर भी बढ़ रही है। एट टाइम जुडिशरी हैज प्रोटेक्टेड, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, ठीक है, जो जिन जिन लोगों ने, मतलब मान लीजिए कि उनके रिगार्डिंग कोई भी, उनके एरर के थ्रू कुछ भी अगर गलती होती है, कोई एरर होता है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे बहुत सारे जजेस को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। सो प्रताप महारू मेहता का इस हिसाब से इसीलिए कहना है कि इंडिया represents the classical case of judicial governance. जुडिशरी इंडिफरेंट नहीं है विद एनी मेजर इशू ऑफ पब्लिक लाइफ। हर लाइफ के हर मैटर में जुडिशरी आज के टाइम पे एक्टिवली रोल प्ले कर रही है। इट इज लेस कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ओन ड्यूटीज। इट इज मोर कंसर्न अबाउट द स्टिग्माइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। अपना रोल परफॉर्म ना करके जो एग्जीक्यूटिव्स का रोल है इन इम्प्लीमेंटिंग लॉ, इन डिक्लेयरिंग अ लॉ, उस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जुडिशरी। सो इस पर्सपेक्टिव से इसको एक पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं प्रताप भानु मेहता। अब इसमें उपेंद्र बख्शी तो हम कवर कर ही चुके हैं कि उनका क्या व्यू है। एक्चुअली उपेंद्र बख्शी ने एक आर्टिकल लिखा है अनफेयर टू जस्टिस। इसमें उपेंद्र बख्शी ने डिफेंड किया है जुडिशरी के रोल को। इनका कहना है कि कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि सेंटिमेंट्स के बेसिस पे जजमेंट्स ली गई हैं। रीजन नहीं था उसके पीछे का, लॉजिक नहीं था। जुडिशरी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो सेंटिमेंटलिज्म के बेसिस पे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर जुडिशरी बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर देखें जुडिशरी के judiciary has contributed to the deepening of democracy in India. Overall, judiciary ने लिबरल जो ऑर्डर है, लोगों का राइट्स को डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया है। तो एट द एंड आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है जुडिशरी का, इट हैज बीन कंपैरेटिवली बेटर। जुडिशरी ने फिर भी बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द अदर टू ब्रांचेस, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर। कंपैरेटिवली इनसे तो बेहतर बेहतर ही रोल प्ले किया है, ऐसा कंक्लूजन आप दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी लैंडमार्क जजमेंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि केशव नंदा भारती केस की जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। केशव नंदा भारती केस, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट किया है जुडिशरी ने।
तो ये चीज आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप एक और, जिया मोदी जिया मोदी का कहना है कि इफ जुडिशरी हैज नॉट गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। अगर जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ना दी होती 1973 में, तो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी शायद इंडिया में सरवाइव ही ना कर पाती। इंडिया इज अ वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी टुडे, जहां पर इंट्रोड्यूस की गई। सो इंडिया में अगर जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नहीं लाया होता, तो इंडिया दूसरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, या दूसरी जहां पर श्रीलंका हो गया, जहां पर डेमोक्रेसी फेल हो गई, इंडिया वैसी ही कंट्रीज में आ जाता, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां पर डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई, जहां पर डिक्टेटरशिप आ गई। तो जिया मोदी का आप डिफेंस ले सकते हो कि इनका कहना है कि इट इज बिकॉज ऑफ जुडिशरी ओनली, बेसिक स्ट्रक्चर का जो इनका लैंडमार्क जजमेंट था, इसी के चलते डेमोक्रेसी आज भी एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो मेनका गांधी का केस हुआ था, मेनका गांधी का केस हुआ था 1978 का। 1978 के मेनका गांधी केस में हम देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड उसके बाद से देयर हैज बीन मच बेटर प्रोटेक्शन। ड्यू प्रोसेस की वजह से बेहतर तरीके से फंडामेंटल राइट्स को आज प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पेशली लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिस हैज बीन डन। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ने डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म किया है, बाकी जो दो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनसे तो बेहतर ही परफॉर्म किया है। तो जुडिशरी इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल नंबर 39A आर्टिकल में लिखा गया है दैट इट इज द ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्री जस्टिस, ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्री जस्टिस एंड लीगल एड। इसमें भी जुडिशरी ने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इसको भी फुलफिल करने के लिए, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। जुडिशरी ने PIL का सिस्टम इंस्टीट्यूट किया। तो आप इसमें ये सब चीजें डाल सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट दीज केसेस, इनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट में उपेंद्र बख्शी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एट द सेम टाइम प्रताप भानु मेहता, जो कि बोलते हैं कि ये एक पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ परपेचुएटिंग है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर ज्यादा काम कर रहा है जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी चीजों को भूल करके अपनी पावर्स के बियॉन्ड काम कर रही है जुडिशरी, ज्यादा इंटरफेयर कर रही है इन मैटर्स में। तो ये चीज आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज, अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। सबसे पहले तो व्हाट इज दिस एक्टिविज्म, व्हाट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच से किस तरीके से डिफरेंट है। सबसे पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आप अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन हिज ऑर्बिट गेट्स एक्स्ट्रा एनर्जी। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अपना घूम रहे होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो ये जंप करते हैं, राइट, तो ये जंप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपना जो इनकी लिमिट डिसाइड की होती है उससे बाहर चले जाते हैं, लिमिट उनकी क्रॉस हो जाती है, एंड दे इंटरफेयर
into the orbit of other institution। तो जुडिशरी भी बिल्कुल वैसी है। जुडिशरी की एक ऑर्बिट है, ठीक है, इसी ऑर्बिट में जुडिशरी को काम करना है। जब भी जुडिशरी को एक्स्ट्रा मान लीजिए एनर्जी मिलती है, तो जुडिशरी अपने ऑर्बिट से जंप करके, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में जाएगी, जहां पर दूसरे ऑर्बिट में जो अपना काम कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करेगी। इसको बोलते हैं एक्टिविज्म, कि अपने ऑर्बिट से दूसरे के ऑर्बिट में, दूसरे जहां पर दूसरे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनके ऑर्बिट में इंटरफेरेंस यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एनर्जी। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो केमिस्ट्री के हिसाब से। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जब जुडिशरी जो होती है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी की पावर डिसाइड की हुई है उसके बियॉन्ड अगर पावर एक्सरसाइज करती है, इंटरफेयर करती है उसके बियॉन्ड, यानी लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन में या एग्जीक्यूटिव में जो बाकी दूसरे ऑर्गन्स हैं इनकी पावर्स में अगर इंटरवीन करती है तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब लॉ मेकिंग में अगर ये इंटरफेयर करेंगे। मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और इनका अपना लॉ था, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस होगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही प्रेजेंट है, सिर्फ इंडिया में है और ये बहुत ही यूनिक चीज है, नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म बाकी सभी कंट्रीज में भी प्रेजेंट है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। एंड इसमें लेजिस्लेचर में भी एक्टिविज्म होता है, देखिए एग्जीक्यूटिव में भी होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होता रहता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म स्पेशल केसेस में जहां पर राइज होता है, फॉर एग्जाम्पल जहां पर बात की जाती है कहीं पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जुडिशरी कर सकती है इंटरफेयर। सेकंड, अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज बात की गई है वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। तीसरा, इफ अ कंट्री इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स regime, if a country is a part of global human rights regime, इन कंडीशंस में जुडिशियल एक्टिविज्म आता है। मतलब जुडिशरी इन कंडीशंस में अपनी पावर से बियॉन्ड एक्सरसाइज करती है पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में अगर कोई लॉ आता है जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और कोई भी ग्लोबल ह्यूमन राइट रेजिम में अगर हमारी कंट्रीज का पार्ट है तो उसके इसमें सुप्रीम कोर्ट एक एक्टिव रोल प्ले करेगा। लेकिन इंडिया में इसके बावजूद कुछ यूनिक फैक्टर्स हैं। What are these unique factors in India? Let us talk about that. इंडिया में कौन से यूनिक फैक्टर्स हैं? सबसे पहला इंडिया में फैक्टर आ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव भी ओवर रीच करता है, अपनी पावर से बियॉन्ड पावर एक्सरसाइज करता है। ये एक यूनिक चीज है इंडिया में। दूसरा, देर इज अ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। हम देखते हैं कितने सारे ऐसे लॉज हैं जो डायरेक्टली, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली उन लॉ को बेसिकली ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू वो लॉ नहीं बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग थ्रू ले आते हैं ज्यादातर जो पार्टीज होती हैं। इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स, ये एक यूनिक फैक्टर है इंडिया में। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुई है, ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि करप्शन बहुत बढ़ गई है। ये सभी मिलकर के एक यूनिक फैक्टर बनाएंगे इंडिया में। ग्रोथ इन करप्शन इंडिया में, ये फैक्टर रहेगा।
इसके अलावा और कौन सा यूनिक फैक्टर रहेगा? इंडिया में क्या होता है, जो जजेस अपनी जजमेंट दे रहे होते हैं उनकी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है वो भी हमें जजमेंट में दिखाई देती है। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ जजेस को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है। दूसरा हम देखते हैं, यू नो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन itself provide for active judiciary। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी बातें की गई हैं जिसमें एक्टिविस्ट जुडिशरी की हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो देखिए आइडिया ये है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू से डिफरेंट होता है। दोनों में डिफरेंस है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जैसे ये फंक्शन होगा, नॉर्मल फंक्शन होगा जुडिशरी का। जो नॉर्मल फंक्शन होता है, ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज जुडिशियल रिव्यू। अदरवाइज अगर ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं करती तो उसको पैसिव जुडिशरी बोला जाएगा। जो भी फंक्शंस डिसाइड किए गए हैं उन फंक्शंस को अगर परफॉर्म करती है, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन व्हेन जुडिशरी डज नॉट लिमिट इटसेल्फ, जब अपने आप पे एक लिमिट नहीं लगाती है कि व्हाट शुड बी द लॉ, एंड जुडिशरी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए जुडिशरी ने ही दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे तब एक्टिविज्म आता है, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर लिमिट के अंडर में जुडिशरी फंक्शन कर रही है तो वो हो गया जुडिशियल रिव्यू, जो कि लीगल है, जो कि वैलिड है। लेकिन इस लिमिट के बियॉन्ड अगर इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देती है जुडिशरी, इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करती है, दैट्स व्हेन वी सी द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। Example is doctrine of basic structure. This is one of the extreme example of judicial activism. Actually हो क्या रहा था, पहले स्टेट और जुडिशरी के बीच में आपस में काफी खींचातानी होती थी। स्टेट अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर रहा था, जुडिशरी अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। एंड विद दिस केशव नंदा भारती केस, जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई तो यहाँ से फिर हम देखते हैं कि दैट वाज द जुडिशियल एक्टिविज्म, बेसिकली बहुत एक्टिवली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके ये किया था। देखिए केशव नंदा भारती केस में जुडिशरी हैज गॉन बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के भी बियॉन्ड, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज नहीं किया गया है। करेक्ट? यू अंडरस्टैंड राइट? बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं बोला ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी दिस वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड। उसके बावजूद बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को हम देखते हैं कि जुडिशरी इसके बारे में, इसका यूज करके इन्होंने बेसिकली ये इन्वेंट किया है। जुडिशरी हैज इन्वेंटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, दे हैव इन्वेंटेड इट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। तो कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है तो इसका साफ साफ मतलब है कि इसमें इसको इन्वेंट किया गया है। दैट मीन्स they have gone beyond the constitution, they have gone beyond the constitution, they have not assumed the role of legislature, but the role of constituent assembly here। जुडिशरी यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह यहाँ पर रोल प्ले कर रही है और बता रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बातें की गई थी, जितनी भी लॉज वगैरह बनाए गए, जितनी डिबेट्स हुई, वो सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की थी। तो यहाँ पर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उसका रोल प्ले कर रही है जुडिशरी। सिमिलरली, जिस हिसाब से जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है कंसल्टेशन के टर्म को, कि कंसल्ट किया जाना चाहिए जुडिशरी, कंसल्टेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दैट हैज डिक्लेयर्ड 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी उसको इनवैलिड कर दिया गया। आपको पता होगा एनजेएसी आया था, लेकिन उसके बाद में इसमें जो कंसल्टेशन वर्ड के ऊपर जो भी जिस तरीके से इन्होंने इंटरप्रेट किया है कंसल्टेशन को, उसको इंटरप्रेट करके इन्होंने बताया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, और इसका इन्होंने इंटरप्रिटेशन, दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर लिमिट इन दिस केस, दे वे इंटरप्रेटेड इन दैट वे एंड उसको इनवैलिड कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं दिस इज एक्टिविज्म दैट दे आर प्लेइंग, क्योंकि कोई भी जो आपकी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, ये सभी रिलेटेड है आपस में, ठीक है। बट जुडिशियल इज एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट, और इसके थ्रू जो इनवैलिड अभी किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट हाइलाइट्स द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यानी हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में डिफरेंस है। जुडिशियल रिव्यू मतलब आप ये एक ऑर्डिनरी फंक्शन है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया, अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित नहीं है, उन प्रोविजंस पे आधारित नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो जुडिशरी उसको इनवैलिड बता सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी फंक्शन है जुडिशरी का। इसी चीज के लिए तो मतलब ये पावर तो दी गई है, तो ये तो लिमिट के अंदर हुई जुडिशरी की पावर। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म होता है कि लिमिट से बियॉन्ड अगर आप पावर एक्सरसाइज करते हो, जैसे इस केस में केशव नंदा भारती केस में हुआ। केशव नंदा भारती केस में दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर लिमिट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही आगे चले गए एंड दे टॉक्ड अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, स्टिल दे यूज द बेसिक स्ट्रक्चर, दे हैव प्लेड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हियर। तो दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। अब बारी आती है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस है, लेकिन ये जो डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज अ सब्जेक्टिव, दिस इज अ सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पर। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज डेवलप्ड कंसेंट इन इट्स फेवर। Those actions of judiciary for which there is a consent, that is the activism, whereas those actions where people feel that judiciary should not overstep, that is overreach। एंड ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसीलिए ये सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। जैसे यस, क्रैकर्स के लिए जो लेकर के आए थे, अब लोगों को ये चीज सही नहीं लगी, ठीक है, बैनिंग ऑफ क्रैकर्स इन दिवाली। अगर लोगों का ये कंसेंट के बेसिस पे काम करता है, देखिए अगर कंसेंट मिल रहा है उनको लोगों का, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। लोग अगर अपना कंसेंट दे रहे हैं कि ये तो काम जुडिशरी ने अच्छा किया, तो वो तो एक्टिविज्म में काउंट होगा। और अगर मान लीजिए लोग उसके लिए रेडी नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए, तो फिर वो ओवर रीच में आ जाएगा और ये वैरी करेगा, इसीलिए ये सब्जेक्टिव है। आया समझ? दिस इज द डिफरेंस। जैसे कि इंटर स्टेट, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग
प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हिमालयन रिवर्स निकलती हैं, हिमालयन रिवर्स और एंटीसीडेंट रिवर्स, जैसे कि गंगा हो गई एंड ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, इंदस हो गई, ये हिमालयन रिवर्स होती हैं। इसमें पर्टिकुलरली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की गई है। ये रिवर्स ऐसी हैं जिनमें रेनी सीजन में जब मानसून आती है तो यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ईयर अराउंड जो पानी का फ्लो रहता है वो रेगुलर रहता है, ये रेनफॉल डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, ये रिवर्स का जो पानी का फ्लो होता है रेनफॉल डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है। तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में सरकार का आइडिया ये था कि रेनी सीजन में जो ऐसी रिवर्स हैं जहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है, यहाँ का पानी ट्रांसफर किया जाए कैनाल्स के थ्रू, यू नो, टनल्स के थ्रू या कैनाल्स के थ्रू, ये ट्रांसफर किया जाए पेनिनसुलर रिवर्स में। ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी नहीं रहता पूरा साल, रेनी सीजन में यहाँ पर पानी आता है, बेसिकली ज्यादा पानी नहीं होता अदरवाइज, तो ये रेनफॉल डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ से पानी ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया जाए। लेकिन ये जो ट्रांसफर करना था पानी, इसमें बहुत सारे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस चाहिए थे, क्योंकि ये जो टनल्स और कैनाल्स बनाई जाएंगी इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस का होगा, इससे जो हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस रिस्पेक्ट में जो जुडिशरी का डिसीजन था, कुछ जो सेक्शंस हैं उनको ये सही लगा, दे फाउंड इट डिजायरेबल कि बिल्कुल सही डिसीजन है, एंड इन्होंने उसको जुडिशियल एक्टिविज्म करार दिया कि सही डिसीजन लिया है इन्होंने, कि नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये इनके लिए नॉर्मल था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि जुडिशरी ने यहाँ पर ओवर स्टेप किया है, मतलब जुडिशियल ओवर रीच हुआ है, दे फेल्ट दैट दिस वाज द जुडिशियल ओवर रीच, बिकॉज इस मैटर में जुडिशरी के पास में एक्सपर्टीज नहीं है, स्टिल इस मैटर में जुडिशरी एक जजमेंट दे रहा है। कुछ टाइम्स में ऐसा भी होता है कि जुडिशरी की जो हाई हेडेडनेस है वो यूज की जाती है, एक वर्ड यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल हाई हेडेडनेस। हाई हेडेडनेस, दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड। हाई हेडेडनेस वर्ड का मतलब होता है कि जुडिशरी इज नॉट यूजिंग इट्स पावर इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, अपनी पावर को सही से वो यूज नहीं कर रही हैं, सही जहां पर यूज करनी चाहिए उनको पावर, उस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज नहीं कर रही है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बार हुआ है जिसमें जुडिशरी हैज इशूड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट अपने जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे किसी जज ने कोई भी जजमेंट दी तो जर्नलिस्ट उसके बारे में लिखेंगे, उस जजमेंट के बारे में लिखेंगे, तो उन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में जुडिशरी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर इशू कर दिया। तो दिस इज जुडिशरी, जुडिशियल हाई हेडेडनेस। सो जुडिशियल हाई हेडेडनेस मीन्स जुडिशरी, इट मीन्स judiciary is not using, it is not using its power in the right context, in the right context, that is judicial, judicial high headedness। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म डिजायरेबल है, वेदर इट इज अ गुड थिंग और नॉट। तो इसमें भी अलग अलग अप्रोचेस हैं, जैसे एक अप्रोच आती है कन्वेंशनल अप्रोच,
या आप इसको कन्वेंशनल स्कूल या अप्रोच भी बोल सकते हो। स्कूल, कन्वेंशनल स्कूल या कन्वेंशनल अप्रोच बोल सकते हो इसको। ठीक है, और फिर एक आती है कंटेम्प्रेरी स्कूल आता है इसमें। अलग अलग अप्रोचेज हैं बेसिकली कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म डिजायरेबल है कि नहीं। तो कन्वेंशनल स्कूल में जैसे लॉर्ड जोवेट आ जाते हैं, या फिर दूसरे जजेस आ जाएंगे इसमें, जैसे फॉर्मर जस्टिस काटजू या फॉर्मर जस्टिस बरूचा, ये इस स्कूल से बिलोंग करते हैं। इनका मानना है कि ये चीज बहुत इनडिसेंट है जजेस के लिए टू मेक लॉज। अगर वो लॉ बनाते हैं तो दिस इज इनडिसेंट ऑफ देम। जस्टिस बरूचा का मानना है कि जुडिशरी के पास में ही बिलीव्स दैट जुडिशरी के पास में एक्सपर्टिस नहीं है। ना तो एक्सपर्टिस है, ना ही जुडिशरी के पास में रिसोर्सेस हैं कि वो माइक्रो मैनेज कर पाए एडमिनिस्ट्रेटिव यू नो लेवियाथान को। यानी स्टेट की तरह, स्टेट के पास में तो रिसोर्सेज होते हैं, तभी वो लॉज वगैरह बना सकते हैं, एक्सपर्टीज वगैरह भी रहती है। जुडिशरी के पास नहीं होती है सभी चीजें। तो इसीलिए ये कन्वेंशनल स्कूल, कन्वेंशनल अप्रोच से बिलोंग करते हैं, जो ये कहते हैं कि जैसे जस्टिस काटजू का भी कहना है कि जजेस शुड टेल इफ देयर इज वन, डोंट मेक इफ देयर इज नन। मतलब जजेस को सिर्फ बताना चाहिए, उनका सिर्फ इतनी लिमिट है, दे शुड टेल वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। दे शुड नॉट टेल कि दे शुड नॉट मेक इट। मान लीजिए किसी चीज को लेकर के लॉ नहीं है, तो जस्टिस जो होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो सरकार को बता सकते हैं कि इस चीज पे लॉ लाना चाहिए, इस चीज पे लॉज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी लॉ ही बनाने बैठ जाए, बिकॉज एक्सपर्टीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है इनके पास में। तो इस चीज को रिसोर्सेस, इस चीज को ये सभी हाईलाइट करते हैं। ठीक है, लॉर्ड जॉवेट का क्या कहना है? ही सेज दैट इट इज इनडिसेंट फॉर जज टू मेक लॉज। लॉज नहीं बनाने चाहिए जजेस को। इनका जो काम है कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल अप्रोच है, कि जुडिशरी का जो काम है वो है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। जो भी लॉ बनाया जा रहा है कि उसके बाहर वैलिड है कि नहीं, ये चीजें हैं, बनाने नहीं बैठना है आपको लॉ। लेकिन कंटेम्प्रेरी स्कूल में बहुत सारे आते हैं, जैसे यूएसए के जस्टिस हैं, जस्टिस रीड हो गए। इंडिया में भी आप देख लो, फॉर्मर जस्टिस है पी एन भागवती। ऐसे ही लीगल एक्टिविस्ट हैं कल्पना। इन सभी का कहना है कि इंटरप्रिटेशन जो होता है ये क्रिएटिव फंक्शन होता है। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, दैट्स अ वेरी क्रिएटिव फंक्शन। सो जजेस ऑलवेज मेक लॉ व्हेन दे टेल द लॉ। जब भी वो बताएंगे कि क्या ये लॉ के अंडर है, तो वो लॉ को बना ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लॉ को स्ट्रेंथन ही कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन जो करता है जज, देखो जुडिशरी के पास में केस लिए लाया गया है, जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ कि ये लॉ सही है कि नहीं है, ये बताना। तो जस्टिस रीड का कहना है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है कि आप लॉ को ही बना रहे हो। ठीक है, तो ये मानते हैं कि लॉ मेकिंग पावर है इनकी, जुडिशियल एक्टिविज्म सही है, इनका मानना है। ऐसे ही पीएन भागवती का मानना है कि वो दिन अब चले गए हैं जब ये कंसिडर किया जाता था कि जजेस अगर लॉ बनाएंगे तो वो इंडिसेंट होगा। अगर जुडिशरी एक्टिविज्म नहीं फॉलो करेगी आज के टाइम पे, तो इसका मतलब है कि जजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये लॉ नहीं बनाते हैं तो ये ज्यादातर अगर नहीं लॉ बना रहे हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं ये जो जजेस होते हैं। आज का जमाना बदल चुका है, आज एक्टिविज्म का जमाना है। तो पीएन भागवती इसको फेवर करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म को। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे जजेस हैं जो इसको
इसके अगेंस्ट में है, कुछ इसके फेवर में है एक्टिविज्म के। ऐसे ही कल्पना कानाबेरन है, ये भी इसी के बारे में बात करती है कि कितना लीगल है ये, ठीक है, एंड कि अब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी एरा स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ये डिजायरेबल है कि नहीं, तो उसमें आप आखिरी में ये चीज लिख सकते हो डेफिनेटली कि ये एक मैटर ऑफ डिबेट है, क्योंकि जो क्रिटिक्स है जुडिशियल एक्टिविज्म के, जैसे कांचू हो गए, भरूचा हो गए, इनफैक्ट इसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्रताप भानु मेहता, जो क्रिटिकल है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के, प्रताप भानु मेहता बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स पे इन्होंने कहा है कि ही इज नॉट अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म, दे आर नॉट अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म इन दो सिचुएशंस, उस सिचुएशंस में जुडिशियल एक्टिविज्म के अगेंस्ट में नहीं है ये, वेयर डिसीजन हैज स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। यानी कोई ऐसा डिसीजन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिली है, तो वो चीज सही है। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं हुआ है वहां पर इनको प्रॉब्लम है जुडिशरी से, देयर दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट द जुडिशियल एक्शंस। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हैं, ये काफी फेवर में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ही इज एन एडमायरर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये मानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए बिकॉज इट इज अ कीमोथेरेपी टू द कार्सिनोजेनिक इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये उसके फेवर में बोलेंगे। ऑल्दो देखिए डिबेटेबल है, हर चीज मैंने आपको बताया है कि पॉलिटिकल साइंस में डिबेटेबल रहती है, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग फेवर में नहीं होते हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया है इसने, जुडिशियल एक्टिविज्म ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सेफ्टी वॉल्व की तरह। हम ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते हैं जहां पर पार्लियामेंट इज इन डिक्लाइन, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रहा है, पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, लॉ जो भी आ रहे हैं, एक दो जो भी छुटपुट से लॉज आ रहे हैं, आपस में यहाँ पर लड़ाई होती रहती है, पार्लियामेंट में डिबेट ज्यादा होती है, लॉ मेकिंग कम होती है, तो पार्लियामेंट इज इन डिक्लाइन। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो भी अच्छे से फुलफिल अपना रोल, अपनी ड्यूटी प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे में जुडिशरी भी अगर अपने दरवाजे बंद कर देगी, जुडिशरी भी अगर कोई रोल प्ले नहीं करेगी, तो हमारे पास एक लौता ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा रेवोल्यूशन। जो इंडिया के लोग हैं उनके पास एक जो ऑप्शन रहेगा वो रेवोल्यूशन का रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे एंड कर सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को, कि कुछ केसेस में जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म इज सीन टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहीं ना कहीं इससे फायदा ही हुआ है। तो कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को मेंटेन करना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई, ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करने में इसने जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, करप्शन को एड्रेस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। एंड जब इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस था, बहुत सारे कांग्रेस के अंडर में आप देखोगे कि कोई लॉ मेकिंग नहीं हो रही थी, पॉलिसी पैरालिसिस था बेसिकली, कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है। दैट्स व्हेन जुडिशरी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट गैप फिल किया वहां पर लॉ मेकिंग में। एट द सेम टाइम जुडिशरी ने काफी इम्पोर्टेंट ट्राई किया है, मतलब कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, जुडिशरी ने राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू फूड से रिलेटेड काफी जजमेंट्स पास की। तो इसमें आप फाइनली ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि इम्पोर्टेंट रोल है, इसने काफी प्रोटेक्ट किया है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, होनी चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि आज के टाइम पे पार्लियामेंट डिक्लाइन में है, एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो ऐसे में जुडिशियरी ही कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ले तो बढ़िया है। तो आप ये बोल सकते हो कि बेनिफिट किया है इसने कंट्री को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री को जजेस ही रन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है दैट द कंट्री शुड बी रन बाय जजेस। जुडिशियल एक्टिविज्म एक मेडिसिन हो सकती है
कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेली बेसिस पे सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते अपनी पूरी कंट्री को इसी के बेसिस पे चलाओ, ये सही नहीं है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो दूसरी ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू करें, और जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज निभाएं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब इस तरीके से आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। भीखू पारेख को आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया के केस में, आज के टाइम पे इंडिया इज अ केस ऑफ जुडिशियल को गवर्नेंस, जुडिशियल की वजह से ही इंडिया में गवर्नेंस आजकल चल रहा है, बिकॉज बाकी सब जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, वो अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रही हैं। So you can talk about this. So this is about judiciary. This is about the judicial activism. बाकी रिफॉर्म से रिलेटेड तो देखिए बहुत बातें की जा रही हैं रिफॉर्म से, क्योंकि स्पेशली पेंडिंग है, ठीक है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, रिफॉर्म्स आने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस अपॉइंट किए जाएं, ठीक है, एंड करप्शन को टैकल करने के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें लाना चाहिए रिफॉर्म्स में। इसमें यू नो इस तरीके से आप बात कर सकते हो रिफॉर्म्स की। तो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट शुड ऑल्सो टेक द स्टेप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट्स। 3 आई थिंक 3 साढ़े 3 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं अभी भी जुडिशरी में, तो ये पेंडेंसी को दूर करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अबाउट जुडिशरी टुडे, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। जस्ट द पेन। आज के लिए इतना ही। बाकी ये जो चैप्टर है आपको जुडिशरी का, दिस चैप्टर यू हैव टू कवर, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम B.L. फाडिया, B.L. फाडिया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच।